हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि हमने जो 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें लगभग हमने जो 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ तक कि जो हमारा चैप्टर नंबर जो 7 था, उत्पादन फलन और एक कारक है प्रतिफल, उसके भी हमने 2 पार्ट्स को कवर कर लिए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा होने वाला ये जो पार्ट नंबर 3 और 7 मतलब चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट है। इसमें 3 पार्ट्स में आपका चैप्टर कवर हो गया है। लेकिन आज की जो वीडियो आने वाली बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका पेपर में 100% का 6 नंबर का आया हुआ है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में पढ़ने का है और या फिर मैंने आपको लास्ट के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने बेसिकली देखा था कि जैसे कि कुल उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि औसत उत्पाद क्या होता है। इसके अलावा वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि स्थिर कारक क्या होते हैं और परिवर्ती कारक क्या होते हैं। और लास्ट में मैंने जब वीडियो के लास्ट में वहाँ पर बताया था कि हम जो आने वाली जो मतलब पार्ट जो 3 होगा उसमें हम देखेंगे कि परिवर्ती अनुपातों का नियम। तो आज वो टाइम आ गया है, आज वो समय आ गया है जहाँ पर हम आज क्या करेंगे, अपने 6 नंबर के क्वेश्चंस को बड़े इजी वे में क्लियर कर लेंगे। और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि परिवर्ती कारक मतलब परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या होता है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आखिर में इस चैप्टर को हमारे इकोनॉमिक्स में क्यों मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं आपको समझना है। जैसे कि अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर हम किस पे मतलब किस पे बेस्ड है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के ऊपर है। तो प्रोड्यूसर के बारे में हमने देखा था कि वो जो अगर प्रोडक्शन करता है तो किन किन चीज़ों को लेकर प्रोडक्शन करेगा। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन होगा कि सर वो मतलब जो कारक होंगे, मतलब जो आपके स्थिर कारक होंगे, मतलब आपका भूमि श्रम पूंजी हो गया, और इसके अलावा जो आपका कह सकते हो कि गैर कारक मतलब नॉन फैक्टर, उसमें क्या होंगे आपका कच्चा माल हो गया, बिजली पानी वगैरह, श्रम, वो सारे उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है कि स्थिर अनुपातों का नियम क्या होता है। तो हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर आपका क्वेश्चन ये 6 नंबर का आता है तो आप लोगों को पूरी डिटेल लिखनी होगी, तभी जाके आपके पूरे 6 नंबर कवर होंगे। तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशंस को बताओगे, टेबल बताओगे, डायग्राम और उसके रिलेशंस को बताओगे। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए देखते हैं। तो जब यहाँ पर आपकी डेफिनेशन क्या करिए कि जब स्थिर कारकों को स्थिर रखते हो। हाँ, अब यहाँ पर ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि जब स्थिर कारकों को, मैंने आपको बताया था कि स्थिर कारक कौन से होते हैं, आपका मशीन हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, पूंजी वगैरह। तो ये क्यों? क्योंकि आपका जो चैप्टर पूरा डिजाइन किया गया 11th क्लास में वो क्या है, आपका शॉर्ट टर्म को मतलब शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखकर आपको पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब स्थिर कारकों को स्थिर रखते हुए परिवर्ती कारक मीन्स आपका श्रम हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है। परिवर्ती कारकों की इकाइयों को लगातार बढ़ाया जाता है तो टीपी मतलब जो आपका कुल उत्पाद होता है वो क्या बढ़ती दर से बढ़ता है तथा एमपी भी बढ़ने लगता है, जिसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहा जाता है। सिंपल ये बात है रखना कि परिवर्ती अनुपातों का नियम का मतलब क्या होता है कि आपको स्थिर कारक को क्या स्थिर रखना, और जैसे ही क्या करोगे आप परिवर्ती कारक मतलब आपका श्रम और कच्चा माल जैसे आप बढ़ाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट होगा मतलब आपका जो टीपी होगा वो पहले बढ़ते इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, और फिर क्या वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमपी के घटने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, परिवर्ती अनुपातों का नियम। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो परिवर्ती अनुपातों का नियम आपको दो अप्रोच को लेकर चलना है, एक आपका टेबल और दूसरा क्या आपका दूसरा डायग्राम को। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टेबल को नोटिस करेंगे कि टेबल हमारी कैसी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें मतलब यहाँ पर देखें हमने एक टेबल लिया तो जिसमें हमारे स्थिर कारक क्या है, बिल्कुल फिक्स। अब स्थिर कारक को आप मशीन मान सकते हो कि हमारी मशीन का यहाँ पर बिल्कुल 1 फिक्स है। और अब यहाँ पर देखिए परिवर्ती कारक मतलब आपका श्रम कह सकते हो, मजदूर मतलब पहले 1 थे तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना था 2, फिर जैसे हमने मजदूरों को बढ़ाया प्रोडक्शन कितना हो गया 3। फिर देखो ये लगातार क्या हो रहा है कि परिवर्ती जो कारक होते हैं हमारे लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन भी लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक नोटिस करोगे तो अगर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पर आपका क्या बढ़ा है 4 बढ़ा है, और फिर यहाँ पर आपका कितना है 4, और फिर यहाँ पर आपका कितना 2, मतलब 3 और 2 यहाँ पर ये बढ़ा है। कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर
कि यहाँ पर आपकी 3 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर आपकी 4, फिर यहाँ पर कितनी 3 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका 2 स्टेज तक देखिए आपका बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तो वही कह रहा है कि आपका जब आपका कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो यहाँ पर बढ़ती तो आपका एमपी भी बढ़ता है। एमपी भी देखो यहाँ से 2 से 3, 3 से 4 बढ़ा। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपका जो कुल उत्पाद होगा ना वो घटती दर से बढ़ेगा। मतलब आपका जैसे कि यहाँ से 1 इनके बीच में 1 का बढ़ रहा है और फिर यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो कुल उत्पाद जब क्या होता है घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है आपका देखो यहाँ से घटने लगा। क्या हो रहा है यहाँ से घटने लगा। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब कुल उत्पाद क्या होता है अपने मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे अपने क्या होता है अधिकतम पॉइंट पे, देखो यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका कुल उत्पाद एमपी क्या होगा आपका सीमांत उत्पाद क्या होगा बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा। और लास्ट देखिए अब यहाँ पर क्या होगा टीपी आपका क्या होगा घटने लगा तो एमपी क्या होगा आपका नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा टेबल था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से आप बताइए टीपी एमपी में संबंध बताइए, फिर परिवर्ती अनुपातों का नियम, तो बस करना कि आप लोगों को डेफिनेशन देना है, डायग्राम टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद आपको 4 या रिलेशन लिख देना। और सेम एज इट इज क्वेश्चन कि आपको पूछा जा सकता है कि आपका मतलब एक रेखा चित्र के द्वारा परिवर्ती अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको डेफिनेशन देना है और फिर आपको डायग्राम बनाना है, देन आपको रिलेशन बताना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे जो 6 मार्क्स होंगे वो इजिली आपके कवर जाएंगे। अब हम डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 डायग्राम बनाने होंगे। एक आपका प्रॉपर किसका बनेगा टीपी का बनेगा, दूसरा आपका किसका बनेगा एमपी का बनेगा। तो टीपी हमारे यहाँ पर देखो पहले के मतलब ये आपका बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट डाउन करनी है और आपको ध्यान से सुनना है कि जब आपका कुल उत्पाद मतलब आपका जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं बढ़ते कारक के प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब आपका कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं बढ़ते कारक के प्रतिफल। ये हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये बढ़ा तो आपका देखो ये भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्लियर है। दूसरा क्या है कि जब आपका कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, क्या है कि जब कुल उत्पाद आपका ये यहाँ पर हो रहा है जो घटती रेट से बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको टेबल में बताया था, तो वहां पर क्या होता है कि जो एमपी होता है क्या होता है ये घटने लगता है। एमपी क्या होता है यहाँ पर आपका घटना शुरू हो गया। और फिर तीसरा क्या है कि जब कुल उत्पाद अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आता है मतलब अधिकतम बिंदु पर आता है तो जो आपका एमपी होता है क्या होता है वो 0 हो जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि आपका जब कुल उत्पाद क्या होता है घटने लगता है तो एमपी क्या होता है ऋणात्मक। तो यही आपका पूरा डायग्राम ड्रॉ करना। आपके इधर कुल उत्पाद हो जाएगा, नीचे इकाइयाँ एक्स अक्ष, टीपी आपका इधर मेंशन कर दीजिए। ये आपका क्या कौन सा डायग्राम है टीपी का और यहाँ पर एमपी का और इधर आपकी इकाइयाँ, ये हो गया। और फिर आपको लास्ट में करना है क्या क्वेश्चन के आपको 4 संबंध बताने हैं। तो जैसे कि संबंध मैंने आपको लिखा है पहला क्या है कि जब कुल टीपी या फिर आप कुल उत्पाद कह सकते हो कि जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं टीपी क्या होता है बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। तो एमपी भी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम यहाँ से बात करें यहाँ तक कि क्या बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है हमारा कि जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटने लगता है। क्या कह रहे हैं कि जब आपका कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो एमपी भी क्या होता है घटने लगता है। अब जैसे यहाँ पर ये आपका पूरा घटती दर से बढ़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, तो जो एमपी होगा वो क्या होगा घटने लगेगा। और जो तीसरा रिलेशन कह रहे हैं कि जब कुल उत्पाद क्या होता है कि अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आता है मतलब अपने अधिकतम बिंदु पे आता है तो जो आपका एमपी होता है क्या होता है वो 0 हो जाता है या 0 हो जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि जब कुल उत्पाद क्या होता है आपका जब कुल उत्पाद गिरने लगता है वहां पर आपको टीपी देखो क्या गिर रहा है तो एमपी का हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो ये आपके क्या थे इसका डायग्राम पूरा एक क्वेश्चन था और ये हमारा क्या था इस चैप्टर के लास्ट पार्ट था। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो मतलब चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कोई और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका कोई डाउट्स है तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।